मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, सिवान। आज की चर्चा का विषय है नील आंदोलन। अंग्रेजों की शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह नील विद्रोह था। 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुए इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यह विद्रोह नीलहे साहबों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों के कारण हुआ। नील का उपयोग रंग बनाने के काम में किया जाता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एक प्रमुख माल थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने भारत में इसकी खेती प्रारंभ करवाई। आरंभ में कंपनी ने नील की खेती को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट इंडीज से इस काम में लगे लोगों को भारत बुलवाया एवं इसकी खेती करने को प्रोत्साहित किया। परंतु धीरे धीरे कंपनी ने नील की खेती का काम यूरोपियन बागान मालिकों के जिम्मे सुपुर्द कर दिया। इन नीलहे साहबों ने बंगाल और बिहार में बड़े पैमाने पर नील की खेती प्रारंभ की। इसकी खेती से बागान मालिकों को बहुत अधिक मुनाफा होता था। कलकत्ता में 1 पाउंड में नील करीब 1 रुपया 4 आने में खरीदते थे और उसे इंग्लैंड के बाज़ार में 5 से 7 रुपये में बेचते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नील की खेती करवाने में उन्हें कितना अधिक मुनाफा होता था। स्वभावतः इस लाभप्रद व्यवसाय पर वे अपना शिकंजा जमाए रखना चाहते थे। बंगाल में नील की खेती करवाने के लिए नीलहे साहबों ने ददनी व्यवस्था का सहारा लिया। इसके अनुसार किसानों को बागान मालिक से 2 रुपये प्रति बीघा की दर से अग्रिम धनराशि देकर उससे अपनी ज़मीन में नील की खेती करने को बाध्य किया जाता था और वे 2.5 बीघा ज़मीन को 1 बीघा ज़मीन भी मापते थे। किसान को मालिक के साथ एक प्रकार का अनुबंध करना पड़ता था जिसमें ज़मीन की नाप, नील की कीमत इत्यादि का उल्लेख रहता था। फसल खराब होने पर किसान को हर्जाना देना पड़ता था। नील तैयार होने के बाद किसान को ही इसे नील कोठी में भी पहुंचाना होता था। इस व्यवस्था ने किसानों को वस्तुतः नीलहे साहबों का गुलाम ही बना दिया था। एक बार अग्रिम धन ले लेने के बाद उन्हें इसकी खेती करने से कभी छुटकारा नहीं मिलता था। हालांकि वह उस ज़मीन पर चावल जैसी फसल की अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते थे और इससे उनकी ज़मीन की उत्पादकता भी बनी रहती। परंतु अग्रिम धन ले लेने के बाद वे उनके गुलाम बन जाते थे और यह पुष्ट दर पुष्ट बागान मालिक और उनके उत्तराधिकारियों के लिए नील की खेती करने के लिए बाध्य हो जाते थे। इनकार करने पर उन्हें कोरों से पीटा जाता, उनके घर और उनकी संपत्ति लूट ली जाती थी, आग लगा दी जाती थी, अनेक बार तो उनकी हत्याएं भी कर दी जाती थी। सरकारी नीतियों एवं नीलहों को प्रदान की गई सरकारी सुरक्षा ने किसानों के असंतोष को और बढ़ा दिया। सरकार किसानों को नीलहों के अत्याचार से बचाने के बदले आर्थिक और राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर नीलहों को ही सुरक्षा प्रदान करती थी। 1819 से 1845 ईस्वी के मध्य कई ऐसे कानून बनाए गए जिसने नीलहों का किसानों पर शिकंजा मजबूत ही किया। उदाहरण के लिए 1830 ईस्वी के एक कानून द्वारा नीलहों को खेती से इनकार करने पर किसानों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा उन्हें भारत में ज़मीन खरीदने, बसने तथा 1837 ईस्वी में ज़मींदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया। वे अपनी ज़मींदारी के किसानों का लगान बढ़ा सकते थे तथा उन्हें ज़मीन से बेदखल भी कर सकते थे। यहाँ तक कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बंगाल में बड़ी संख्या में नीलहों को अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद भी सौंप दिया गया, जिसका उपयोग उन्होंने अपने लाभ के लिए ही किया। नीलहे चाहे कितना भी अत्याचार करते, उनके अत्याचारों की सुनवाई अदालतों में भी नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में बंगाल के किसानों को नीलहों के भयंकर अत्याचार एवं शोषण का शिकार बनना पड़ा। कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने करारनामा लिखवाना भी छोड़ दिया और लठैतों को पालकर उनके माध्यमों से बलात् नील की खेती प्रारंभ कर दी। परंतु नील आंदोलन की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूलकर कलारवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया
जिससे किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। बस शीघ्र ही किसानों ने सरकार को आवेदन पत्र देना शुरू किया और नील की खेती बंद करने का अनुरोध किया, परंतु इसमें विफल होकर किसानों को विद्रोहात्मक रवैया अपनाना पड़ा। गांव-गांव में किसानों ने अपने को संगठित किया। जैसे ही नीलों के आदमी गांव में आते, किसानों के हथियारबंद दस्ते उन्हें गांव से खदेड़ देते। इसके साथ साथ किसान बागान मालिकों के साथ असहयोग करते। इसी क्रम में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास तथा रफीक मंडल ने नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में किसानों के संग विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान हिंसा पर उतारू हो गए। इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेना करार करना तथा नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। यह स्थिति पैदा होने के पश्चात नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू किया और मुकदमा लड़ने के लिए धन एकत्रित करने लगे। बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ किया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए तथा नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। यह विद्रोह नादिया से फैलकर जैसोर, बारासाल, राजशाही, फरीदपुर, पावना आदि क्षेत्रों में भी फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए लॉर्ड कैनिंग को कहना पड़ा कि जितनी चिंता मुझे 1857 की क्रांति के विषय में नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा चिंता इस विद्रोह के एक सप्ताह के बाद में मुझे होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बंगाल के सचिव सीटन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन हुआ। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1860 में एक आदर्श कानून बना। इसके अनुसार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती थी। जो किसान ददनी लेते थे उनके लिए खेती करना आवश्यक था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें दंडित किया जा सकता था। यह बंगाल के किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। नील विद्रोह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किसानों ने विद्रोह के साथ साथ अपने हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक मार्ग का भी सहारा लिया। इसने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष एवं भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को बढ़ाया। किसानों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप तत्कालीन बंगाल में नील की खेती दुष्कर हो गई। अब नीलों ने लगान वृद्धि की योजना बनाई, तब किसानों ने लगान नहीं देने का निश्चय कर लिया। वस्तुतः नीलों के लिए अब बंगाल में खेती करना दुष्कर हो गया। अब उन्होंने अपनी गतिविधियां उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ा ली। इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नीलों के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ करने के पूर्व ही बंगाल के किसानों ने हड़ताल एवं सत्याग्रह का हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा की। धन्यवाद।